बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 12। हमारे पाठ 12 का नाम है किले पर हिमालय। पाठ परिचय। हिमालय को हम सिर्फ संसार की सबसे ऊंची और विस्तृत पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं, परंतु इस यात्रा वृत्तांत में हिमालय के अलग ही रूप का वर्णन है, जिसमें लेखक हमें ऐसे स्थानों का अनुभव कराता है जहां बादल नीचे उतर रहे हैं और एक पर्वत की चोटी हमें अपनी आंखों के समान दिख रही है। आइए पाठ पढ़कर लेखक के अनुभव को जानें। किले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ेगा। बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, मैं एक पान की दुकान पर अपने अल्मोड़ावासियों मित्र के साथ खड़ा था कि तभी ठेले पर बर्फ की सीलें लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडी चिकनी चमकती बर्फ से भाप उड़ रही थी। वे क्षण भर बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कोसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मचकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी, कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, दूसरी कोसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। डालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते। कोसी पहुंचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टैंड पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। ऐसा लगा जैसे हम ठगे गए। बस से उतरते समय मैं बहुत खिन्न था। बस से उतरा ही था कि जहाँ का तहाँ मूर्ति सा स्तब्ध रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियां। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आंखों से लगा लूं। अकस्मात हम एक दूसरे की लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक ही लगा। इस धरती पर तो जूते उतार पाँव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाह ने इस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत, नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते थे, वहां पर कुछ पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन सी चीज है जो अटल है? यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफेद न रूपहला न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। यह है क्या? बर्फ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ नहीं है तो क्या है? और बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इस घाटी के पार वह नगहदिराज
पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांप रखा है। वैसे जो सामने है उसका एक कोई छोटा सा बाल तो भवावला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षितरेख से चीख उठा, बर्फ वह देखो। शुक्ल जी, सेन और अन्य सभी ने देखा, पर अचानक वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर न पड़े। पर उस एक क्षण के हिमदर्शन ने हममें जाने क्या भर दिया था। सारी खीनता, निराशा और थकावट सब छूमंतर हो गई। हम सब व्याकुल हो उठे, अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत। असीम सौंदर्याशी हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। डाक बंगले के खानसामा ने बताया कि आप लोग खुशकिस्मत हैं साहब, आपसे पहले 15 टूरिस्ट आए थे। हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और अचानक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नई नई शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थीं और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़-खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, अगर बता पाता। यह खरोच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सील के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघला केसर बहने लगा। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियां गहरी पीली हो गई। अंधेरा होने लगा तो हम उठे, मुंह हाथ धोने और चाय पीने लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सब कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हों। दूसरे दिन घाटी में उतरकर मीलों चलकर हम बैजनाथ पहुंचे, जहां गोमती बहती है। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं, इसलिए उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा, उसमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पीरा उठता है। कल ठेले पर बर्फ को देखकर अल्मोड़े के मेरे मित्र जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। इसलिए जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ, तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं।